सभी साथियों और सभी बच्चे जो भी हमारे YouTube चैनल से जुड़ के अध्ययन कर रहे हैं, सभी को एक प्यार भरा मेरा नमस्कार है। चलिए आज से हम लोग साइंस की बात करेंगे, क्लास 10th की साइंस की बात करेंगे। क्लास 10th में साइंस का जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th में साइंस का वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब बच्चे आगे 11th-12th पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें साइंस की अलग-अलग कैटेगरी मिलती है। तो उस समय उसे परेशानी ना हो और उसका साइंस सब्जेक्ट बेहतर रहे, बेहतरीन रहे और इसके लिए हमने क्या किया है, एक चैनल स्टार्ट किया है और चैनल का नाम है RSC क्लास। RSC क्लास करके हमारा चैनल यूट्यूब पे है। आप आके शेयर मतलब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साइंस के लिए जुड़ जाइए। हम आपकी तैयारी को बेहतर नहीं बेहतरीन करने वाले हैं और आपको साइंस को हँसते-खेलते सीखने की तरीका समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्लास 10th की साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास 10th की साइंस में जो हम लोग को जो-जो चीज़ पढ़ना है, उस टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए टॉपिक में सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है? टॉपिक में सबसे पहले हम लोग को जानना है 3 पार्ट में साइंस को क्या किया गया? बाँटा गया है। कितने पार्ट में बोले? 3 पार्ट में साइंस को बाँट दिया गया है। अब सर 3 पार्ट में साइंस का जो बाँटा गया है, तो आप लोग 9th में ही बाँटा गया हो, आप देख लीजिए होइएगा, ठीक है ना? कि कौन-कौन से 3 पार्ट में साइंस को अलग-अलग बुक के माध्यम में रखा गया है। तो पहला पार्ट जो साइंस का रखा गया है, वो रखा गया है फिज़िक्स को। किसको रखा गया है? फिज़िक्स को। फिज़िक्स को जो है, फिज़िक्स को हम लोग नेचुरल साइंस के नाम से भी जानते हैं। फिजिक्स को जो हम लोग क्या जानते हैं, नेचुरल साइंस, यानी इसे प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग बात कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री बांटा गया है, एक पार्ट केमिस्ट्री के रूप में लिया गया है, केमिस्ट्री के रूप में लिया गया है और एक पार्ट बायोलॉजी के रूप में लिया गया है। यानी कुल मिला के अगर हम कह दें तो 3 पार्ट में साइंस को बांट दिया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और थर्ड में बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट में साइंस को बांटा जा चुका है। चलिए देखिएगा, फिजिक्स का मतलब भौतिक, है ना? भौतिकी। भौतिकी मतलब क्या होता है इसमें कि ऊर्जाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ऊर्जाओं के बारे में, है ना? प्रकृति में जो भी घटनाएँ हो चुकी है ना, उन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की बात तो एक लाइन में कहना है कि पदार्थ के बारे में जानना ही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री किसके बारे में जानना होता है? पदार्थ के बारे में जानना होता है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी वनस्पति और जीव के बारे में, दोनों चीज़ के बारे में जानना पड़ता है बायोलॉजी के अंदर में। एक पार्ट बायोलॉजी का आता है जूलॉजी, जिसके अंदर हम लोग केवल और केवल जीवों को जानते हैं और एक पार्ट आता है आपका बॉटनी, जिसमें हम लोग केवल और केवल वनस्पति को जानते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों में हम लोग नॉन लिविंग के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉन लिविंग मतलब क्या होता है बाबू रे? नॉन लिविंग का मतलब ये होता है निर्जीव के बारे में जानेंगे और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे? लिविंग के बारे में जानेंगे। मतलब किसके बारे में जानेंगे बाबू रे? सजीव के बारे में जानेंगे, है ना? स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स कह सकते हैं, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री कह सकते हैं और स्टडी ऑफ लिविंग, है ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा बायोलॉजी कहलाएगा। कहने का मतलब ये भी है कि इसके जनक के बारे में जानते हैं, फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहले सबसे अच्छी जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन साहब। क्या नाम था? न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब को जो है विज्ञान मतलब फिजिक्स का, भौतिकी विज्ञान का जो है जनक के नाम से संबोधन किया गया है। तो ये हमारा न्यूटन साहब जो इनका जनक है। कौन हो गया हमारा? न्यूटन साहब हो गए। किसका जनक हो गया हमारा? न्यूटन साहब। भौतिकी का, भौतिकी का जनक कौन हो गया? न्यूटन साहब हो गए। और केमिस्ट्री के जनक की बात करें तो लेबोजियर साहब। कौन हो गया हमारा? लेबोजियर साहब हो गए। लेवाइसियो जिनका नाम कहा गया है, लेबोजियर को लेवाइसियो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि भारत में क्या होता है, जैसे भारत में देखिए, हमारे हमारे भारत के विदेश का नाम, भारतीय नाम को विदेश में अगर लिया जाएगा ना, तो विक्रम सिंह को वेकी कर देगा, ठीक है ना? गुड्डू सिंह को गोल्ड कर देगा, ऐसे कर देगा, समझे ना? इसी प्रकार से विदेशी लोगों का नाम को अनट्रेन कर देता है यहाँ आके। हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो लिविंग की बात करें, लिविंग के अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग अरस्तु भाई साहब को जानते हैं। देखिए भाई साहब तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे, है ना? और हमारी क्या क्षमता उनको भाई कहने का, ठीक है ना? और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे ये सब, है ना? बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। पर्सनली हम मिले थे, मुलाकात किए थे इन लोगों से सपना में, ठीक है ना? तो बताए थे कि कैसे-कैसे विज्ञान को आगे चलाना है ना? कैसे-कैसे शोध करना है। तो शोध करने के लिए भी हम आने वाले हैं, ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लीजिए, आपकी विज्ञान सब्जेक्ट जो है मक्खन होने वाली है अब। आज के बाद आपका साइंस जो है कहीं से दिक्कत 1% नहीं आने वाली है। देखिए भौतिकी की बात कर लेते हैं ना, भौतिकी फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखिए नॉर्मली आप एक बात जानिएगा, ठीक है? हम देखिए एक चीज़ पे हम बहुत जोर देंगे यहाँ पे, जोर ये देंगे कि हमारे पास जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, जो बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं ना, वो खास के ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे को देखते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर हिंदी लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए हमको पता है ये बात आप बोलने वाले थे, हम बोल दिए पहले। भौतिकी जो होता है, भौतिकी, इसमें देखिए कौन-कौन से जो चैप्टर है यहाँ पे,
10th में सम्मिलित है। भौतिकी के अंतर्गत जो है कौन कौन से चैप्टर को जो है 10th में सम्मिलित किया गया है। भौतिकी के अंतर्गत जो है कौन कौन से चैप्टर को 10th में सम्मिलित किया गया है ना। भौतिकी के अंतर्गत जो है पहला पहला चैप्टर जो आएंगे, भौतिकी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर आएंगे वो चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन को एक लाइन में समझे ना तो समझ जाइए, सबके सब बिहार बोर्ड वाला चाहिए। बिहार वाला बोर्ड वाला मतलब स्कूल जाता हो पढ़ने के लिए, खिचड़िया तो मिले हो तो ना खिचड़िया रे प्लेट लोग लाइन में लग जाए हो भी। और जब लाइन में लगे हो भी तो बचपन के दिन याद करी है ना कि करते थे प्लेटिया के आंख बढ़ते थे सूर्य के प्रकाश को सामने मिला के, याद है ना, चमकने वाला। मतलब क्या बुआ रे, वही तो है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है ना। फिर दूसरा टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, सेकंड की बात, सेकंड चैप्टर की बात करेंगे तो आने वाला है यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन। क्या आने वाला है? प्रकाश का अपवर्तन आने वाला है। मतलब क्या है कि हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। और थर्ड के बारे में हम बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे हम लोग तो हम लोग नेत्र के बारे में जानेंगे कि नेत्र क्या है, मानव नेत्र की। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है एक बार जान लीजिएगा। तो देखिए वायु में प्रकाश आ रही है, वायु में प्रकाश आ रही है, तो वायु में प्रकाश जो हमें दिखाई पड़ रही है वो, और फिर पानी के अंदर जो प्रकाश जाएंगे वो दिखाई पड़ेंगे, वो दोनों में डिफरेंट लगेगा आपको। लगेगा जैसे पानी के अंदर जाने के बाद ना वायु से प्रकाश सीधा आया है, पानी में जाकर टेढ़ हो गया, बोकला की तरह हो गया है। मतलब हुआ क्या है, कहने का मतलब यही है कि जब पानी में प्रकाश जब एंट्री करता है, पानी में जब प्रकाश क्या करता है, एंट्री करता है, तो पानी में प्रकाश जाने के बाद प्रकाश का हो जाता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन, है ना। प्रकाश का हो जाता है और अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर साइंस नहीं दिख रहा है हमें, तो चलिए हम सेटअप कर देते हैं, साइंस दिखेगा अब। चलिए अब तो बिल्कुल साइंस दिखेगा, ठीक है। चलिए हाँ 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 हाँ, चलिए, ओहो, एक मिनट, हाँ चलिए। तो क्या हमने कहा, हमने ये कहा कि पानी में जाने के बाद प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का जो होता है ना चाल स्वभाव बदल जाता है। मतलब उसका जो पहले सी गति जो रहती है वो गति नहीं रहती। जैसे बात हम कर लेते हैं कि आप अपने घर पे हैं तो आप जिस रौनक में रहिएगा, अगर आप पड़ोसी के घर पे जाइएगा उस रौनक में रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अपने घर में कहीं पर कुछ रखा हुआ खा लिए निकाल के, पड़ोसी में जाएगा तो आप घुस जाएंगे उसके किचन में जाकर खा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जब मार खा जाइएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, स्वभाव बदलता है। सेम यही होता है कि जब प्रकाश वायु में है और वायु से जब प्रवेश करेगा कहाँ, वो प्रवेश करेगा जल के अंदर, तो प्रकाश की चाल में क्या होगी, डिफरेंट होगी। और प्रकाश का जब दिशा बदलेगा, चाल बदलेगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। चलिए नेत्र के बारे में जानेंगे तो नेत्र के मुख्य रूप से हम लोग बनावट को जानेंगे, और बनावट के साथ साथ जो है नेत्र कितना दूरी पर सबसे अधिकतम देख सकता है, अनंत होता है, और न्यूनतम कितना दूरी पर वो देख सकता है वो हम जानेंगे। अधिकतम देखने की जो होता है दूर बिंदु होता है, न्यूनतम देखने का निकट बिंदु होता है। लेकिन एक बात इसमें हम मेंशन करेंगे, आप ध्यान रखिएगा कि नेत्र में दोष को जानना होगा हमें इंपोर्टेंट रूप से। नेत्र के कितने दोष होते हैं आप जानते होइएगा। एक होता है हमारा दूर की वस्तु नहीं लगता है, कभी कभी निकट का नहीं, और कभी सफाई नहीं लगता है, समझ रहे ना। कभी कोई दूर का आने लगता है, कभी निकट का, कभी कोई सफाई लगता है, सफाई लगता है तो आंख में खराब हो गया तोहर। तो ये सब क्या है, बीमारी है। और कभी कभी परत बन जाता है, परत मतलब उसको मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। और क्या होता है कि किसी किसी को दिन में दिखाई पड़ता है, रात में लकवे नहीं करता है, तो उसको रतौधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौधी कहते हैं। तो ये सब क्या है, आंख का प्रॉब्लम है। आंख के प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, और इसमें प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, प्रकाश की परिकिरण के बारे में, और वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जानेंगे। जैसे कि मानिए तारे टिमटिमाते हैं तो क्यों, और ये जानेंगे। सूर्य और सूर्य ग्रहण और सूर्य अस्त के 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद जो है सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों, तो हम बताएंगे क्यों, समझे ना। तो नेत्र चैप्टर हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, जो है ना बहुत ज्यादा ही, कहते ना
आपको जो है ना हम किताब का एक-एक निचोड़ निकाल देंगे, चाहे आप एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, भारतीय क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आलोक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी प्रकार का प्रकाशन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम निचोड़ ऐसा निकालेंगे कि आपका साइंस बेहतर होगा। क्योंकि मेरा संकल्प केवल ये है कि आपको साइंस को बेहतर करना है, ना कि मेरा संकल्प है कि आपको पास कराना है। ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे अगर पास करने के मकसद से हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं, तो पहले ही अभी आप निकल जाइए, क्योंकि मेरा मूल मकसद है केवल और केवल आपको बेहतरीन साइंस की तैयारी करना, क्योंकि आपको हम साइंस का जो है एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए हमारा ये साइंस का चैनल आया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के वर्तन, नेत्र के बारे में जो है जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या होगा, हिंदी क्या होगा, हिंदी में परिभाषा क्या होगा इसका, तो परिभाषा होगा आवेशों के सतत प्रवाह या आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और धारा में हम लोग धारा आवेश से होते हैं, आवेश को जानेंगे, चार्ज को जानेंगे, चार्ज को दो वस्तु को रगड़ने के बाद जो है कौन सा चार्ज किस पे आएगा वो जानेंगे। फिर चालक, चालक को चालक और चालक के बारे में हम लोग जानेंगे, और अति चालक को भी हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा बबुरे, इसमें हम लोग प्रतिरोध को जानेंगे कि धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा वो प्रतिरोध कहलाएगा, और ये प्रतिरोध होते क्या है ये भी जानेंगे। और विभवांतर के बारे में बाबू पक्का हम जानने वाले हैं कि एकांक धन आवेश को जो है किसी भी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है, इसको भी हम जानने वाले हैं। और साथ में हम लोग जो उष्मीय प्रभाव जानेंगे कि बल्ब काम कर रहा है, हीटर काम कर रहा है, ये सब किस प्रभाव पे काम कर रहा है, तो वो सब हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, हम लोग जानने वाले हैं। ये हर चीज को जानेंगे कि अगर मानिए कि हाँ मतलब मानिए कि यहाँ पे जो है हमें तार जोड़ना है तो किस प्रकार हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तार को, किस प्रकार हम लोग समांतर में जुड़ेंगे, सब एक एक बिंदु को जो है उठा उठा के जो आपके दिमाग में भरना है, समझे ना। आपके दिमाग कचरा निकालना और दिमाग में भरना है, तो ये विद्युत धारा हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे 5 में, तो इसी का ममेरा फुफेरा भाई कहिए, अच्छा चेरा हसेरा भाई कहिए, ठीक है चलेगा, लेकिन विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, कौन सा प्रभाव है, उष्मीय प्रभाव है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है। देखो कोई कुछ कहे, कोई सनकाए वनकाए कुछ कहे, किसी का बात नहीं समझना है, आना है तो कहाँ, RSC क्लास में ही आना है, क्योंकि आपकी साइंस बेहतर करने की जिम्मेदारी हमारी है ना। आ जाइए। तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव जो होता है, ये कहने का मतलब उष्मीय प्रभाव, सॉरी चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। उष्मीय प्रभाव तो हम लोग को पढ़ना है इससे पहले वाला में, ठीक है ना, यहाँ पे ये नहीं चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोग जानेंगे, चुंबक की खोज कैसे हुआ ये जानेंगे, कहानी जानेंगे, चुंबक का खोज के पीछे की कहानी क्या होती है, आइंस्टाइन ने क्या प्रयोग किया था, फिर परिनालिका क्या बना हमारा, फिर जाके जो है फ्लेमिंग आए, फ्लेमिंग ने क्या प्रयोग दिया था, फिर हमारा मैक्सवेल आए, मैक्स प्लांक आए, और साथ में जो आप जानिएगा क्या होता है, अतिभारण ओवरलोडिंग क्या होता है, और सर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, तार किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, घरेलू वायरिंग क्या होता है, फ्यूज फ्यूज बताइए दिए क्या होता है, समझे ना। इन सब के बारे में हम लोग इसमें आके जानने वाले हैं। तो आप लोग जो है 5 चैप्टर के पढ़ने के बाद जो है छठा पे जब आइएगा, 6 पे आइएगा, ये कुछ तो हो रहा है, ये करा 9 चलवा, कौन बच्चा नजर लगाया रे, चलिए आटी माटी सब का नजर खाटी, समझे, खत्म खत्म हो गया नजर, ध्यान दीजिए। छठा में आने वाले हैं, छठा में क्या है हमारा, छठा में चैप्टर का नाम है हमारा ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए ऊर्जा की स्रोत में जब हम आएंगे तो 3 प्रकार का ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है, एक तो सौर ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा है ना, और एक आपका जो है नवीकरणीय स्रोत की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हमेशा हमें मिलते रहेगा, ठीक है ना, तो वैसे ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। एक जल विद्युत परियोजना का भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, वो भी ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत हो गया है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक टरबाइन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। शिवा फिल्म देखी हुईगा है ना, उसमें बताया गया था किस प्रकार से। तो ये हमारा ऊर्जा के बारे में हम लोग को जानना है, और खास के नवीकरणीय स्रोत के बारे में जानना है हमें, समझे ना। नाभिकीय संलयन जानना है, इसमें नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर जानना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन को पढ़ना होगा यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है वेटेड तो है चैप्टर में, तो आप पढ़ने के लिए आएगा तो वेटेड आपको नजर आ जाएगा। चलिए ये सब का सब जो हम बता रहे थे ये हमारा कहाँ का था, तो ये सब का सब बाबू रे ये था हमारा
यूनिट आपका जो है फिजिक्स का पूरा था, हमारा फिजिक्स का है ना। अगर हम लोग सही से कवर करें तो 3 महीना में फिजिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, सेटअप भी हमें बार बार देखना पड़ता है कि हमारा कैमरा का जो सेटअप वो चल रहा है सही से कि नहीं चल रहा है, माइक चल रहा है कि नहीं, अकेला वीडियो शूट करना पड़ता है ना, इसलिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में। जब हम आएंगे केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भी होता है, लेकिन हम लोग एक ही लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बहुत तरह के जो है रासायनिक अभिक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन हम लोग जानेंगे यहाँ पे। प्रतिस्थापन हो गया वही, है ना। अवक्षेपण जानेंगे यहाँ पे, है ना। प्रकाश अभिक्रिया जानेंगे, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुत सारे अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड जो चैप्टर हमारा यहाँ पे आने वाला उसका नाम होता है अम्ल, अम्ल, भस्म और लवण। क्या नाम होता है इसका? अम्ल, भस्म और लवण। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। वह इसमें क्या जानेंगे? अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल के बारे में आर्हेनियस ने क्या कहा था, फिर पीएच ने क्या कहा अम्ल के बारे में, कितना पीएच पे रखेंगे कि वो अम्ल होगा और कितना पीएच पे वो भस्म हो जाएगा, ये जानने वाले हैं। और लवण में हम लोग कुछ लवण पढ़ेंगे, खाने का सोडा, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी लवणों के बारे में हम लोग जानकारी अच्छे से लेने वाले हैं। चलिए सेकेंड के बाद थर्ड चैप्टर जो यहाँ पे आने वाला है उसका नाम है धातु और धातु। क्या नाम है? धातु और अधातु नाम है चैप्टर का। और धातु और अधातु चैप्टर जो है हमारा, समझ जाइए ना कि रीढ़ की हड्डी केमिस्ट्री का, 10th की केमिस्ट्री की अगर रीढ़ की हड्डी कोई चैप्टर है तो वो धातु अधातु है। बाबू रे कैला हम बोल लियो, देखिए धातु अधातु पढ़वे करवाई यहाँ पर। फिर जाके यहाँ पर पढ़वाई द्वार तत्वों के निष्कर्षण के बारे में कि लोहा कैसे प्राप्त हुआ खनिज से अयस्क बन के, फिर एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सोडियम, इन सब के बारे में आप जानिएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, इस बात को हम बोल रहे हैं, ये चैप्टर आपके लिए उतना अहम है क्योंकि ये चैप्टर बहुत चीज जानना है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है उसके बाद हम इस चैप्टर में जानेंगे मिश्र धातु के बारे में और रोस्टिंग प्रोसेस के बारे में, यानी जंग लगना, संक्षारण के बारे में जानेंगे। यानी कुल मिला के 4 यूनिट। हाँ एक चीज हम तो भूल गलियो, केमिकल बॉन्डो पढ़ेगी में, रासायनिक अभिबंधन, कौन कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन, कोवलेंट और आयनिक बंधन, ये दोनों बंधन को यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब ये हमारा है, ये चैप्टर है बहुत लॉन्ग टर्म का। चैप्टर संख्या 3 जो है केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा वेटेड भी है, बहुत सारे नंबर इससे आते हैं एग्जाम में। और 4 बुआ जो चैप्टर है कार्बनिक यौगिक का नामकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण। देखिए कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम लोग जो पढ़ेंगे बुआरे, कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण हम लोग पढ़ेंगे, नामकरण में ई बात तो दिमाग में तुम्हारा फिक्स कर ले, बढ़िया से फिटिंग कर ले, है ना, फिटिंग कर ले कि नामकरण जो है सबसे लास्ट का टॉपिक है आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको वहां पे सीखने की चीज है, रट्टा नहीं मार सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपको सिखाने का चीज है। और हम लास्ट में नहीं, हम इसका एक अलग से वीडियो डालने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर का। और प्योर्स कह रहे हैं ना, ये वीडियो देखने के बाद जो है ना आपके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम कोना कोना में, नौस नौस में, है ना, बैठ जाएगा बढ़िया से। तो हम लोग नामकरण को जानने वाले हैं। 5 में हम लोग जानेंगे तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो तत्वों के वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात हम करेंगे। तो तत्वों के वर्गीकरण में जो है हम लोग जानेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक आए, क्या क्या वर्गीकरण किया। डोब्रेनर आया, न्यूलैंस आया, ठीक है, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मैडलिव आया, मौसले भैया आए, कितना सारे वैज्ञानिक आए। इतने सारे वैज्ञानिक जो आए उन्होंने क्या क्या तत्वों के वर्गीकरण में दिया, इसके बारे में हम लोग को जानना है, कैसे कैसे वर्गीकरण किया। और फिर आवर्तिता पढ़ना है। तत्वों के वर्गीकरण में क्या पढ़ना है हम लोग को? आवर्तिता, तत्वों का वर्गीकरण, साथ में गुणों का आवर्तिता, गुणों का, तथा यहाँ पे लिख लेते हैं तथा गुणों का आवर्तिता, गुणों का आवर्तिता हमें जानना है। मतलब कहने का मतलब है ये भी चैप्टर आपका जो है बहुत अच्छा खासा है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत मतलब अच्छे, मतलब कहते हैं ना बहुत अच्छा चैप्टर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, पूरा को।
तो अगला जो हमारा चैप्टर आने वाले हैं अंतिम केमिस्ट्री में, उसका नाम हो गया प्राकृतिक संसाधन। किसको जाना है? प्राकृतिक, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन। क्या जानना है हमें? प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानना है। यानी टोटल हम अगर कह दे यहाँ पर से, तो हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। अगर हम फाइनली अगर कह दे तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री जो हमारे पास में आ रहे हैं, कुल ये 6 चैप्टर लेके आ रहे हैं। इसमें से तत्वों की अभिक्रिया के बारे में जानना है, अम्ल भस्म और लवण के बारे में जानना है, धातु और धातु के बारे में जानना है, कार्बनिक यौगिक के नामकरण के बारे में जानना है, तत्वों के वर्गीकरण को जानना है और प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानना है। टोटली हमारे पास में ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलिए अब हम लोग अंतिम आते हैं, बायोलॉजी के ऊपर आते हैं। बायोलॉजी पे हम लोग प्रकाश डालते हैं, है ना, जीव विज्ञान प्रकाश डालते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान में अगर कहा जाए ना, तो सबसे इंपोर्टेंट जो पहला चैप्टर उसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम नाम है पहला चैप्टर का, पहला यूनिट हमारा जो है जैव प्रक्रम है। और बड़े ध्यान रखना जैव प्रक्रम में इस बात को कि जैव प्रक्रम 4 होते हैं। कितना होते हैं? 4। और भारतीय वन की किताब अगर आप उल्टा के देख रहे हैं, जो 4 जो है अलग अलग चैप्टर है, वेटेड है चैप्टर के रूप में। जैसे बात कर लीजिए, पहला होगा हमारे पास में पोषण, क्या होगा? न्यूट्रिशन, पोषण होता है ना। दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेशन, श्वसन होता है ना। उसका हमारा जो होता है परिवहन होता है, परिवहन हो गया। फिर हमारा जो हो गया हमारा 4 में जो है हमारा उत्सर्जन हो गया। क्या हो गया? हमारा उत्सर्जन हो गया। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जैव प्रक्रम का जो है 4 खंड अलग अलग है ना। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अगर सेकेंड की बात करें तो वह जगह हमारा नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण तथा समन्वय। क्या आएगा? हमारा नियंत्रण तथा समन्वय आएगा, ठीक है ना। चलिए 3 की बात करते, 3 नंबर का चैप्टर की बात करते हैं। जनन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जनन। जनन हमारा जो है 3 में आ जाएंगे। और 4 में आ जाएगा अनुवांशिकी और जैव विकास। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी और क्या आ जाएगा हमारा? जैव विकास। अनुवांशिकी और जैव विकास आ जाएंगे, है ना। जैव विकास के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर चैप्टर की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएंगे हमारे 5 नंबर चैप्टर जो हो जाएगा हमारा पर्यावरण। क्या आ जाएगा? हमारा 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 पर्यावरण। क्या हो जाएगा हमारे पास में? पर्यावरण हमारा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण हमारा, हमारा पर्यावरण। पर्या 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 पर्या। देखिए पर्या लिखने में दिक्कत हो रहा है हमको, पता नहीं हिंदी कमजोर हो गया, नहीं हो गया मेरा। हाँ चलिए, हमारा पर्या, तुम लोग सिखा देना हिंदी, ठीक है। हमारा पर्यावरण है। जिसे बात कर लेते हैं जैव प्रक्रम में पोषण जानेंगे, श्वसन जानेंगे, परिवहन जानेंगे, उत्सर्जन जानेंगे। और नियंत्रण और समन्वय में हम लोग जो है नियंत्रण और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है। और जनन में हम लोग रिप्रोडक्शन को जानेंगे। अनुवांशिकी में गुणों का जो है वंशागति जो परिवहन होता है वो जानेंगे। और जैव विकास में हम लोग क्या जानेंगे? यानी किस प्रकार जीवों का विकास हुआ है। और हमारा पर्यावरण में आवर इन्वायरमेंट में क्या जानेंगे? पर्यावरण के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग आहार श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। ये रहा हमारा पूरा 10th का सिलेबस, ठीक है। आगे हमारा जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग बायोलॉजी का जैव विकास, जैव प्रक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर, हैप्पी गुड बेटर बेस्ट, है ना। और ध्यान रखिएगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इतना बेहतर होने वाला है ना कि आप दूसरे बच्चे को पढ़ाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।